हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर अकेडमी एनसीईआरटी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और सभी जो बच्चे हैं सभी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। और यहाँ पर हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। आप इसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह भी देख सकते हैं और अपना जो भी आपका स्कोर है वो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर सही थे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन बी टाइडल एनर्जी बी पुट, यानी टाइडल एनर्जी जो है आपका ये किस टाइप का रिसोर्स हो सकता है, हम इसको इनमें से कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या रहेगा। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका करेक्ट आंसर रहेगा रिप्लेनिशेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, रिप्लेनिशेबल। रिप्लेनिशेबल का मतलब होता है रिफिल, यानी दोबारा से उसको लाया जा सकता है, एक तरीके से रिन्यूएबल आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, यानी पंजाब में जो ज़मीन खराब हो रही है उसका, जो भूमि खराब हो रही है उसका मेन रीज़न क्या है, भूमि निम्नीकरण का यानी लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न क्या है पंजाब में। तो इसका आंसर बताइए क्या है। चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर इरिगेशन, यानी ज़्यादा सिंचाई हो जाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, यानी आयरन ओर जो है वो किस तरीके का एक रिसोर्स है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये आपका जो रिसोर्स है ये है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, कैसा रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल, यानी दोबारा से जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। एक बार अगर ये आपने यूज़ कर लिया तो फिर वो दोबारा से चीज़ें नहीं आ पाएंगी वापस। ठीक है, और रिन्यूएबल होता है जो वापस यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड सोइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, यानी रेड सोइल जो होती है, लाल मिट्टी जो होती है वो रेड कलर की होती है, किस चीज़ की वजह से उसका कलर रेड होता है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी डिफ्यूजन होना यानी एक्सपेंशन होना। क्या होना, एक्सपेंशन होना, किस चीज़ का, आयरन का। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन का एक्सपेंशन होने की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से रेड सोइल में रेड कलर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड, यानी कौन से ऐसी स्टेट है जिनमें टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है। इसका आंसर बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल इसका आंसर जाएगा डी, उत्तराखंड या उत्तरांचल, कुछ भी ऑप्शन दिया होता है तो आप उसको करेक्ट कर देंगे, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा उत्तरांचल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड, यानी जो काली मिट्टी है वो कौन से स्टेट में मिलती है या पाई जाती है। आंसर बताइए इसका। इसका करेक्ट आंसर रहेगा गुजरात। ठीक है, आपकी बुक में सौराष्ट्र लिखा होगा, ठीक है, वही है गुजरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, What percentage of our land should be under forest according to the National Forest Policy 1952, यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, कितना कवर्ड होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 33%, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। तो 33% एरिया आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने बोला है कि आपका 33% जो एरिया है वो कवर होना चाहिए किससे, फॉरेस्ट से 1952, लेकिन इससे कम है। और क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, तो ये है 1952। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम और कॉल्ड, मतलब वो मटेरियल इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है वो मटेरियल जिनका पोटेंशियल तो है, जो संभावित तो है, मतलब
यूज़ हो सकते हैं। किस चीज़ के लिए? ह्यूमन नीड को फुलफ़िल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास यानी इंसान के पास नहीं है क्या? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल सही नहीं है अभी उसके पास, ताकि वो एक्सेस कर सके उस रिसोर्स का। तो ये बताइए इसका क्या आंसर रहेगा? ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? ठीक है, कि आपके पास इन्वायरमेंट में पोटेंशियल तो है उस चीज़ के लिए, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि आप उस रिसोर्स को रिसोर्स बना सकें अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर बताइए क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा स्टॉक। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर? स्टॉक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू डिस्टेंस ऑफ, यानी इंडिया का जो वाटर एक्सटेंड है टेरिटोरियल, वो कहाँ तक, उसकी लिमिट कितनी है? तो उसकी लिमिट बताइए ज़रा कितनी है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नॉटिकल माइल्स, यानी 12 समुद्री मील। ठीक है, और इसका अगर हम किलोमीटर में बोलें तो किलोमीटर में रहेगा ये 19.2 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड, यानी वो रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं दोबारा से बनने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? कैसे रिसोर्स होते हैं वो रिसोर्स होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल। अगर क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज, मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि ये बताइए आप कि वो एरिया जिसको एक से ज़्यादा बार, एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज़्यादा बार बोया जा रहा है, और उसमें हमने ऐड कर दिया है किसको? नेट सोन एरिया को। ठीक है, यानी एक तरीके से हम कह सकें शुद्ध जो बोया गया जो क्षेत्र है टोटल, ठीक है, उसके साथ इसको प्लस कर दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर डी एकदम सही रहेगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो वो एरिया जो बोया जाता है एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज़्यादा बार, उसमें ऐड कर दिया जाता है प्लस नेट सोन एरिया, इसको क्या कहा जाए? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ज़मीन है हमारी कंट्री में वो कितनी है? डिग्रेडेड जो लैंड है वो कितना है हमारी कंट्री में? तो बताइए ज़रा इसका क्या आंसर रहेगा? ठीक है, 130 मिलियन हेक्टेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज़ कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, यानी ज़मीन जो खराब हुई है, ज़मीन का जो निम्नीकरण हुआ है, उसमें वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? माइनिंग। ठीक है, माइनिंग की वजह से सबसे ज़्यादा जो ज़मीन खराब हुई है कौन से स्टेट में हुई है? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें ज़मीन जो है ख़राब हुई है, भूमि ख़राब हुई है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है माइनिंग की वजह से? सिंपल सी बात है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा झारखंड। ठीक है, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। अगर हम बात करें पंजाब में जो ज़मीन का डिग्रेडेशन हुआ है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन तीनों ही स्टेट में किस चीज़ की वजह से हुआ है? जैसे झारखंड में तो माइनिंग की वजह से हुआ था, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किस चीज़ की वजह से हुआ ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओवर इरिगेशन। ठीक है, ज़्यादा सिंचाई की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया की सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो मिट्टी है, सॉइल है, वो कौन सी है? बताइए। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉइल। ठीक है, और एलुवियल सॉइल के 2 टाइप होते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेड सॉइल मोस्टली फाउंड इन, रेड सॉइल है वो ज़्यादातर कौन से एरिया में पाई जाती है? बताइए। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न एंड सदर्न ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, यानी ईस्ट और साउथ का जो पार्ट है डेक्कन प्लेटू का,
ये रहेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैक सोइल आर कॉमन इन, ब्लैक सोइल कौन सी जगह पर कॉमनली मिल जाती है, मतलब कहाँ पर ये पाई जाती है कॉमनली। तो इसका आंसर रहेगा, बताइए क्या है, फिर से साउथ की साइड जब आप जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, डेक्कन ट्रैप रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, लेटेराइट सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्या उगाने के लिए, किस चीज़ की ग्रोथ के लिए, क्या चीज़ ग्रो करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट। ठीक है, चाय, कॉफ़ी और काजू। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन, यानी ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी, फॉस्फोरिक कंटेंट, यानी ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता है, इसकी कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 20, एयरेशन का मतलब कहीं ना कहीं एयर से होता है, ठीक है, वर्ड एयर है, और इस कैपेसिटी, ये वाली कैपेसिटी कौन सी सॉइल में होती है, यानी आपने देखा होगा एक सॉइल होती है इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो खुद से ही उसमें एयर आ जाता है क्रैक्स पड़ने की वजह से। तो आपको सिर्फ ये बताना है सेल्फ एरेशन कैपेसिटी में कौन सी सॉइल में होती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जाएगा, ब्लैक सॉइल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्लाउइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइन्स टू डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड, यानी फ्लो कॉन्टोर लाइन्स बनाना जो है ये कौन से वाली खेती के अंदर आता है, कौन से वाली, आप जब आपने वो पढ़ी होगी एग्रीकल्चर में खेती करने वाला, ठीक है, तो इस वाले में काफ़ी टाइप्स की आपको क्रॉपिंग का टाइप बताया गया था, ठीक है, तो उस क्रॉपिंग के टाइप में आपको बताना है कि कॉन्टोर लाइंस किस में बनाई जाती हैं। ठीक है, कॉन्टोर लाइंस किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि जो पानी है, पानी का जो फ्लो है उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। तो स्लोप्स वर्ड से आपको समझ में आ ही गया होगा, और कॉन्टोर वर्ड से, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका कॉन्टोर प्लाउइंग। ठीक है, कॉन्टोर प्लाउइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल कंजर्वेशन के लिए इनमें से कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो ये रहेगा, अगर नोट को हटा दिया जाए तो ये तीनों चीज़ें एकदम सही हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन और शेल्टर बेल्ट्स, ये तीनों चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है, और हमसे नहीं वाला ऑप्शन ही पूछा है। ठीक है, सोइल को कंजर्व करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमसे पूछा गया कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं होना चाहिए, गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत है। ठीक है, मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड, यानी एक ऐसी ज़मीन जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है 5 साल से ज़्यादा, तो वो कौन सी ज़मीन होती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा कल्टरेबल वेस्ट लैंड्स। ठीक है, और ये जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, कल्टीवेशन से। ठीक है, कल्टीवेशन वेस्ट लैंड, यानी वो ज़मीन जो कैपेबल है कल्टीवेशन के। ठीक है, ऐसी ज़मीन लेकिन जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, खेती नहीं की जा सकती, बंजर ज़मीन हो जाती है एकदम वो वाली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट पूछा है तो ड्यूरेशन ऑफ डे नहीं होता है, एक दिन में थोड़ा ना सॉइल का फॉर्मेशन होता है, टाइम कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन आप डे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक रहेगा, रेगर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन। तो इसमें आपको फिल करना है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, और वो हमारे इन्वायरमेंट में ही अवेलेबल होती हैं, इनमें इंटरैक्टिव रिलेशनशिप किस किस के बीच में ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर रहेगा
वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसके बीच में आपकी इंटरेक्टिव होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों, ये तीनों जब साथ में आएंगे तो इन्वायरमेंट से हम चीज़ें लेकर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ रिसोर्स? ये तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए, व्हाट इज़ रिसोर्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो आपका जो रिसोर्स होता है उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? कि क्या जो रिसोर्सेज है वो हमें नेचर से मिला हुआ एकदम फ्री गिफ्ट है? ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही रिजल्ट होता है, वो गिफ्टेड नहीं है। ठीक है, उनको हम क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डू ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर? यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, कौन कौन से उसमें? अबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ होती है, और अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, वेयर आर बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? यानी कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं बायोटिक रिसोर्सेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, इसके अलावा फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स। बस ये आपका आंसर है, मतलब जहाँ पे लाइफ होती है और बायोस्फीयर में ही तो लाइफ है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, एज ह्यूमन बींग इन सब में लाइफ होती है, तो इसलिए इसको बायोटिक रिसोर्सेज हम यहाँ से ही ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से बताना है आपको कि रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर एंड विंड एनर्जी, इनको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है ना। वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता है, वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, इनको नहीं जनरेट किया जा सकता दोबारा से, या फिर दोबारा से नहीं रिन्यू किया जा सकता है, और अगर होगा भी तो फिर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, गिव एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के कंट्रोल में होते हैं, वो उन रिसोर्सेज के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक पार्क हो गए आपके, और पब्लिक पार्क के अलावा प्लेग्राउंड, से वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ग्रेजिंग ग्राउंड्स, आपके बेरियल ग्राउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिव एग्जांपल्स ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कौन से हैं बताइए ज़रा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, लैंड। ठीक है, ये सब के ऊपर नेशन का यानी किसी भी कंट्री का कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक क्या होता है? इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these। ठीक है, यानी हमारे पास हम उनको environment से बना तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसको बनाने के लिए appropriate सही एकदम टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज? पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ओरिजिन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, कि किसी जगह पे है तो लेकिन उसको यूटिलाइज यानी काम में नहीं लाया जा सकता है इस वक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज इनमें से कौन से कहे जाएंगे? तो इसका जो ऑप्शन है वो रहेगा सही वाला, कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही रहेगा। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी वो रिसोर्सेज जिनको सर्वे भी किया जा चुका है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें क्या की जा चुकी है, डिटरमाइन की जा चुकी हैं यूटिलाइज करने के लिए यानी प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो वो है आपकी डेवलप्ड रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ह्यूमन बीइंग्स यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी भेदभाव के साथ यूज किया जाता है ह्यूमन बीइंग द्वारा रिसोर्सेज को, एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही रहेगा, यानी अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो रिसोर्सेज हैं वो कलेक्ट है, अक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्ट होना। ठीक है, यानी कलेक्ट है कहाँ पर, कुछ ही हाथों में, यानी कुछ ही लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन आपका क्या डैमेज नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट पर्यावरण बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए। और ध्यान में रखना है आपको ये सब चीज़ें जब भी आप यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको छोड़ देना चाहिए। अपने दिमाग में आपको फ्यूचर जनरेशन को रखना है जब आप चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इज, व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व, यानी इंडिया की रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या इंक्लूड है। तो इसका आंसर बताएंगे आप मुझे जल्दी से। इसके अंदर इंक्लूड है सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स, यानी रिसोर्स के बारे में सर्वे करना, मैपिंग करना और क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी एस्टिमेट कर लेना। ठीक है, नाप लेना, ये रिसोर्स के बारे में इन्वॉल्व है इसकी जब हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ लैंड इज़ नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन, में से किस तरीके की जो ज़मीन है उसको कल्टिवेशन यानी खेती करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर बताएंगे आप जल्दी से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे कि बिल्डिंग्स, रॉक्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आएगा आपका बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर फैलो लैंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट आर फैलो लैंड्स, तो इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से, फैलो लैंड्स क्या होते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करंट फैलो। ठीक है, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर, यानी जिस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है जिस पे कल्टिवेशन नहीं होता, एक या एक से कम एग्रीकल्चर ईयर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, वेस्ट लैंड में क्या चीज़ें आती हैं ये बताना है आपको। तो वेस्ट लैंड में चीज़ें आती हैं आपकी ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, रॉकी, वेस्ट लैंड्स में क्या क्या चीज़ें आती है, रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज, वेस्ट लैंड जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते, बेकार हो जाता है। ठीक है, 45 क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन, सोइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, नहीं ये नहीं है। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स। इन सब की वजह से क्या है, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिट्टी के बनने में यानी सॉइल के फॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन, एक ज़मीन जो कि खेती के लिए अनफिट हो जाती है, बेकार हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है।
उसको कहा जाता है बैडलैंड। ठीक है, बैडलैंड। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या होता है आपको ये बताना है। जल्दी से ऑप्शन देखिए और बताइए। ठीक है, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। डिनोडेशन ऑफ द सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल। जब सॉइल का इरोशन का मतलब होता है जब जो सॉइल है वो उस पर कवर, मतलब ऊपर कवरिंग नहीं रहती है, कुछ नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ कवरिंग। ठीक है, रिमूवल ऑफ कवरिंग एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, और कुछ नहीं होता उसके ऊपर, और वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल, जब सॉइल जो है वो वॉश डाउन हो जाती है, मतलब हट जाती है वहाँ से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। 48 क्वेश्चन नंबर, द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं? ठीक है, और बैलेंस होना चाहिए उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बैलेंस ज़रूरी है। तो ये बताइए क्या प्रोसेस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन। ठीक है, यानी उसका बनना और हटना, गो ऑन, एक साथ चलते हैं जनरली, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल। ठीक है, यानी जो बहता हुआ पानी है वो सॉइल को कट कर देता है। ये क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी होती है, एंड मेक्स डीप चैनल्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गलीज। ठीक है, गलीज। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे व्हाट इज इट कॉल्ड? जब ज़मीन का जो टॉप सॉइल है वो हट जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शीट इरोजन। क्या कहा जाता है? शीट इरोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग? स्ट्रिप क्रॉपिंग जो होती है किस तरीके की क्रॉपिंग है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। यानी स्ट्रिप्स बना दी जाती है ग्रास की और उसको ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है। कहाँ पर? क्रॉप्स के बीच में। ठीक है, ज़मीन के बीच में, मतलब आपकी जो फसल है उसके पास। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट टाइप ऑफ अ रिसोर्स आर रॉक्स? यानी जो रॉक है वो किस तरीके का रिसोर्स है, किस कैटेगरी में वो आता है? तो ये रिन्यूएबल नहीं आएगा, पोटेंशियल बायोटिक नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा अबायोटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ डैश रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो आपको बताना है जो डैम्स बनते हैं उनमें जो पानी होता है, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये एक किस तरीके का रिसोर्स के अंदर, यानी किस कैटेगरी में आता है डैम। ठीक है, तो आप इसका जो आंसर देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, रिजर्व के साथ। ठीक है, डैम में पानी रिजर्व हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स? शेल्टर बेल्ट्स का क्या मतलब होता है ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, यानी ट्रीज की लाइन को प्लांट कर देना एक तरीके से, टू क्रिएट शेल्टर। शेल्टर क्रिएट करने के लिए लाइन्स में ट्रीज को प्लांट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेल्टर बेल्ट? शेल्टर बेल्ट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, यानी इसका क्या फ़ायदा है? तो इससे क्या होता है? टू दी स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, यानी सैंड का जो वो होता है एक पूरी तरीके जब जम जाता है सैंड, ठीक है, तो सैंड ड्यून्स जो होते हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए, यानी फिक्स करने के लिए, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स लगाई जाती है ताकि ज़मीन को। दी अदर नेम ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसका नाम क्या है आपको इनमें से बताना, ऑप्शन में से सही एकदम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, जल्दी बताइए, पुरानी जो मिट्टी होती है उसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बांगर। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसका? बांगर। और जो न्यू सॉइल होती है उसको कहते हैं खादर। ठीक है, न्यू सॉइल ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ये बांगर। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब।
किया जाता है। तो आपका जो आंसर रहेगा बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा आपका। तो आपका आंसर रहेगा उत्तराखंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं आपके फिनिश। ठीक है, आई थिंक एक और क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58, विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ कंट्री, यानी कौन सा ऐसा कोल्ड डेजर्ट है हमारी कंट्री में, बताइए जल्दी से। अलग है बिल्कुल, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। ठीक है, तो बस यही आपको बताना है। तो ये थी आपकी वीडियो आज की, और आई होप आपको पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस देखिए और अपना आंसर स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्रैक्टिस जारी रखिए अपनी।